सबको मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान सम्माननीय अतिथि, मेरे सामने बैठे बुजुर्ग, विद्वान और होपफुली बच्चे भी होंगे कुछ, क्योंकि एट माई एज आई एम 83, I see less and I hear less, which is a good thing. Because if at this age you see everything and you hear everything, you are likely to be unhappy. तो मुझे लगता है कि बहुत भाई लोग बैठे हैं, बहुत बच्चे भी बैठे हैं. So I imagine that good people are there. I was asked to talk about, not asked to, I suggested कि वेस्ट और वेस्ट ऑल्सो हम एक बड़ी टर्म यूज़ करते हैं, पर वेस्ट भी एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं है. हम जब इंडिया में हम वेस्ट के ज्ञान की बात करते हैं तो ज़्यादा एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड की, इंग्लैंड और अमेरिका की, क्योंकि हमने अपनी शिक्षा सारी अंग्रेज़ों से ही सीखी. और जब वो फूड की क्राइसिस हुआ तो उन्होंने, अमेरिका ने हमको कनक दी. उसके बाद हमने अमेरिकन यूनिवर्सिटियों का बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ. लाइब्रेरियंस भर गई अमेरिकन किताबों से, और सब्जेक्ट्स भी और वगैरह वगैरह. एंग्लो अमेरिकन, हम कहते हैं कि अवर एजुकेशन इज यूरोसेंट्रिक, पर यूरोसेंट्रिक नहीं है. अगर यूरोसेंट्रिक होती तो शायद हम लोग यूरोप के भी आइसलैंडिक सैगाज या जर्मन फिलोसोफर्स पढ़ते, पर वो पढ़ाए नहीं जाते हैं. तो व्हेन आई से वेस्ट, आई मीन दैट पार्ट ऑफ द वेस्ट जिसके ज्ञान से हमारी शिक्षा प्रभावित हुई है. जितनी देर खड़ा रह सकूँगा फिर बैठ जाऊँगा. तो इसलिए उसका तुलना, कंपैरिजन, मतलब कि हमारा ज्ञान के बारे में, हमारी ज्ञान के बारे में चिंतन, या हमारे ज्ञान की प्रकृति, या हमारे ज्ञान की विशेषताएं, और पश्चिम मतलब एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड की जो ज्ञान है, जो हमारे पे हावी है, जो हमारे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में हम पढ़ाते हैं और जिससे हम सीखते हैं, उसका क्या आपस में क्या है कि तुलना जो मैं आज तुलना कर रहा हूँ, जो मैं आज तुलना कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी ये भी एक प्रॉब्लम रहती है भाषा की. क्योंकि ये हमारे देश में ये भी एक रहता है कि हम अंग्रेज़ी बोलें कि हिंदी बोलें, क्योंकि लोग कितने समझते हैं कौन सी भाषा. इसलिए हम लोग आमतौर पे एक प्राकृत बोलते हैं जिसमें अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स्ड होती है, तो वही चलेगी. मैं भी आज जब बोलूँगा तो वो कभी अंग्रेज़ी, कभी हिंदी, कभी मिक्स करके. विषय बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. पहला प्रश्न कि हम तुलना क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं. अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी ज्ञान धरोहर और पश्चिम इन दैट सेंस, पश्चिम की जो ज्ञान धरोहर या ज्ञान परंपरा, वहाँ बेसिकली एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड में परंपरा है ही नहीं. यूरोप में भी परंपरा नहीं है. ये भैया बड़ा अजीब लगेगा आपको, ट्रेडिशन, क्योंकि ट्रेडिशन हमारे यहाँ बिकेम ए बैड वर्ड, वी अपोज्ड इट टू मॉडर्निटी. बट ट्रेडिशन इज परपरा, ए लिंक्ड चेन of texts and thinkers, continuous cumulative linked chain होती है इस तरह of texts and thinkers. हमारे देश में unbroken from the Vedic period right till the 19th century, at least 19th century. क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे व्याकरण परंपरा में ही जैसे जो वेदांग थे, उनमें ध्वनि का जो अध्ययन है, शिक्षा कहते हैं, वो तब शुरू हुआ जब वेदों, क्योंकि वेदों को पढ़ने समझने के लिए
छह विज्ञानों का ज्ञान आवश्यक था। यू नीडेड टू मास्टर 6 ऑक्सिलरी साइंसेस, वेदांग auxiliary sciences, to understand the Vedas. That's why it required lot of training, 12 to 15 years of training for people, young people to be trained to read and understand Vedas. आजकल लोग कहते हैं कि जी, कई कहते हैं कि जी स्त्रियों को पढ़ने नहीं देते थे, दलितों को पढ़ने नहीं देते थे, which is not correct. अध्ययन was never वर्जित, अध्ययन वर्जित नहीं है। आप जितना मर्जी अध्ययन करिए, पर जो रिचुअल फंक्शंस होते थे, आपका पठन पाठन में आपको टीचर कोई नहीं बनाएगा अगर आपने पूरी ट्रेनिंग नहीं ली। और आपको रिचुअल परफॉर्मेंसेस, जो एक वेदों का जो जैसे उच्चारण होता है, 21 प्रकार का उच्चारण था, वो बड़ा हाईली टेक्निकल होता है, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। और वो नहीं हर एक को करने देते थे, वो आज भी नहीं। अगर मैं चला जाऊं सोमनाथ जी के पास इसरो में कल कि जी मैं अगला सैटेलाइट मैं चलाऊंगा, तो वो मुझे घुसने देंगे वहाँ, मुझे जाने देंगे? वही बात है, इट वॉज ए टेक्निकल डिसिप्लिन। और आजकल जो लोग कहते हैं, तो मैं तो कईयों को कहता हूँ कि भैया नहीं पढ़ने देते थे, तुम कहते हो अब पढ़ लो। अब तो 200 रुपये में चारों मिलते हैं और भाषा अनुवाद में मिलते हैं, पर अब तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए 6 विद्याएं आनी चाहिए। इतना टाइम किसके पास है? आजकल कारें इतनी बदल रही हैं, कब पर्दे घर के इतने अच्छे आ रहे हैं, किचन मॉड्यूल इतने हो गए हैं, उनका उसके लिए टाइम लगाएंगे कि 6 विद्याएं सीखते रहेंगे? तो आजकल का तो समय नहीं है अध्ययन का, उस प्रकार के पठन पाठन का। एनीवेज, तो तुलना हम क्यों कर रहे हैं? तुलना इसलिए कर रहे हैं कि जो ज्ञान हमें सिखाया गया पिछले 188 साल से, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। उसमें देखिए, वो एक पेज का डॉक्यूमेंट था, एजुकेशन पॉलिसी, एक पेज का। हमने 5 एजुकेशन कमीशन बनाए हैं, 3 रिव्यू कमेटियां बनाई हैं, 8000 से ज़्यादा पेज लिखे हैं, पर पॉलिसी किसी में भी नहीं है। नीति ये है, सैलरी बढ़ा देंगे, ग्रेड कर देंगे, यूनिवर्सिटियां खोलेंगे, एक्सलेंस पे जोर देंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, ये बातें बहुत हैं, पर पॉलिसी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम शिक्षा बदलना चाहते हैं यहाँ की। देखिए, एक बात याद रखिए, मैकॉले को बहुत गाली देते हैं। हम लोगों को आदत है कि ग्रंथों को और चिंतकों को बिना पढ़े गाली देने की, पूरी तरह समझो। जैसे मनु को बहुत गाली पड़ती है, पर मनु स्मृति पूरी कितने लोगों ने पढ़ी है? बहुत। बोले नाइट्शे, यूरोपियन स्कॉलर, 19th सेंचुरी का फिलोसोफर, वो कहता है मनु स्मृति इज ए मच ग्रेटर बुक देन द बाइबल। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है समाज का, पर गाली देते लोग, पढ़ते नहीं। इसीलिए मैकॉले का भी सब लोग कहते हैं मैकॉलेज चिल्ड्रन, मैकॉलेज वो, पर मैकॉले, आई एडमायर मैकॉले। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके देश को क्या चाहिए, और उसने जो उसके देश को चाहिए उसका प्रबंध कर दिया। उसको पता था कि उसका देश, इस देश के जो जनता है, जो लोग हैं, इन पे राज करना चाहता है। और ये बड़े मल्टीप्लिसिटी, धर्म, जातियाँ, भाषाएं, पर इनमें एक जो एकत्वता है, एकात्मता है, एकात्मता संस्कृति की, कल्चर की, सोच की, विचार की जो एकात्मता है, वो ऐसी है, वो कॉमन है। और इन लोगों पे राज करने के लिए, राज करना आसान नहीं है। किसी भी, आप चाहे अगर हिस्ट्री किताबें छोड़ दीजिए,
अगर आप ध्यान से पिछला 1100 साल का भी इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि कभी भी कोई समय नहीं था या कोई जगह नहीं थी जहां कहीं ना कहीं युद्ध नहीं हो रहा। इस देश को राज्य करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी भिन्नता है। उस मैकॉले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, उसने दूसरा रीज़न दिया। उसने कहा कि मैं देश में बहुत घूमा हूँ, यहाँ के लोग बड़े नम्र होते हैं, नम्र, और झूठ नहीं बोलते। और देखिए, झूठ नहीं बोलते, नम्र होते हैं। अगर वो आपको बात को नहीं मानते तो चुप रहते, पर झूठ नहीं बोलते कि हाँ जी आप ठीक है। हमारी प्रकृति बदली है अंग्रेज़ों के ज़माने में। आपको पता होगा कि अल-बेरूनी 11वीं शताब्दी में आया था महमूद गजनी के साथ। उसने किताब लिखी है इंडिया पे, बड़ी अच्छी किताब है। बड़ा विद्वान था, वो ईरानियन था, कन्वर्ट हो गया था और गजनी के साथ आया था। वो कहता है कि ये लोग, यहाँ के लोग मतलब उस वक़्त तो ज़्यादा हिंदू ही थे, यहाँ के लोग हमारे से मतलब मुसलमानों से 3 प्रकार अलग हैं, 3 तरह से अलग हैं। एक, ध्यान से सुनिए, ये 11वीं शताब्दी के हम लोग, हमारे बुजुर्ग, ये झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। दूसरा, ये मौत से नहीं डरते। और तीसरा, इनको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है। अगर हम इनको कहें कि भाई खुरासान में भी ऐसा है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तो बड़ा पेट्रोनाइजिंगली स्माइल करते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं। पर हमारा ज्ञान, आज तीनों बातें पलट गई। आज आपको याद होगा, वो एक रितांबरा थी, वो कहती थी, भैया इस देश में बाप कहता था मेरे से झूठ ना बुलवाओ, मैं बाल बच्चेदार हूँ। वही बाप आज कहता है, भैया मैं बाल बच्चेदार हूँ, मेरे से सच ना बुलवाओ। ये कर दिया इस देश का हाल, है ना जी, ये कर दिया हाल। तो ये 2 टेस्टिमनीज हैं फॉरेनर्स की कि यहाँ के लोग सच बोलते थे, मौत से नहीं डरते थे, और अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार। आज तीनों ही चीज़ें नहीं है। आजकल किसी स्कूलों के आप किताबें देख लीजिए, यूनिवर्सिटियों की किताबें देख लीजिए, किसी भी रीडिंग लिस्ट में, किसी भी प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग में कोई भी भारतीय ग्रंथ नहीं है, कोई भी नहीं है। सब अंग्रेजी में, अंग्रेजी जानने वालों द्वारा या अंग्रेजों अमरीकनों द्वारा लिखा हुआ ही सारा बच्चों को। इसलिए हमारे बच्चों के अंदर एक हीन भावना होती है कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हाँ? ज्ञान तो सारा वहाँ है, ज्ञान सारा वहाँ है। उस हीन भावना से ही ड्रिवन होके जब ज्ञान का महत्व नहीं रहता तो अर्थ का महत्व बढ़ जाता है, और फिर काम का महत्व बढ़ जाता है, काम का। इसलिए लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ताकि पैसे और मिले, और चाहते हैं कि बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं। ये इसलिए क्योंकि हम अपने आप से अनभिज्ञ हो गए, हम अपने आप को पहचानते नहीं, हम हैं क्या, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता। देखिए, इंडिया हैज़ बीन ए नॉलेज सोसाइटी फ्रॉम डे 1। सैम पिट्रोडा साहब को भूल जाइए, आपको याद होगा नॉलेज कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया था कांग्रेस ने, और मेरा नहीं ख्याल काफ़ी लोगों ने उनके नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो जो इंटरेस्टेड हो ज़रूर पढ़िए। उसका पहला वाक्य है, नाउ वी विल मेक इंडिया ए नॉलेज सोसाइटी। इसका क्या मतलब है कि आज तक ये तो एक इग्नोरेंट सोसाइटी थी, इनके पास कोई ज्ञान था ही नहीं, है ना। बट इंडिया हैज़ बीन, इंडियन सिविलाइजेशन is a knowledge centered civilization from day 1. We have the world's oldest book. पहली किताब दुनिया की हमारे यहाँ रची गई।
वी हैव द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोज, सबसे पहले ओल्डेस्ट पोइट्री, वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर, वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑफ फोनेटिक्स, फर्स्ट बुक ऑफ मीटर, फर्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी which means arithmetic, and you can go on and on and on. Sociology, first book of sociology, धर्म सूत्र, कल्प, जो वेदांगों में एक कल्प है वो सोशोलॉजी है, सोशल साइंसेस की टेक्स्ट सोशोलॉजी। और इस सिविलाइजेशन, सो इट इज ए civilization of knowledge from day one, knowledge centered civilization. And our culture, culture जो है, कल्चर जिसको हम संस्कृति कहते हैं, प्रकृति से संस्कृति, प्रकृति से बनती, संस्कृति भी ज्ञान से बनती है। जो जैसा सोच है समाज में, जो जैसी विचार है, उसी के अनुसार आचार व्यवहार बनता है, और आचार व्यवहार को ही संस्कृति कहते हैं, आचार व्यवहार को। वी हैव बिन आवर कल्चर, देखिए आवर सिविलाइजेशन नॉलेज सेंटर, आवर कल्चर वैल्यू ओरिएंटेड, मूल्य परक, मूल्य परक। कोई भी आप भक्ति पोएट पढ़ लो, हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, हैं? कोई भी भक्ति, हिंदी का पढ़ लीजिए आप, तमिलनाडु की अंदाल 6ठी शताब्दी की पोइटेस, आप महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता बद्र उसके गुजरात में, शाह हुसैन को पढ़ लीजिए, लाहौर के शाह हुसैन सूफी हैं, गुरु नानक जी को पढ़िए, उनका मूल मंत्र पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। हमारी जो संस्कृति है वो मूल्य परक है, मूल्यों पे, और ये मूल्य जो हैं ये हमारे ज्ञान में से निकले, जो हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान के हमारे, ये भी मैं एक बात बता दूं, वैसे लगता है कि बड़ा अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने बारे में, देश के बारे में, पर ये हकीकत है कि जितने ज्ञान ग्रंथ भारत की 4 ज्ञान की भाषाओं में हैं, भारत की 4 ज्ञान की भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और ओल्ड तमिल, पुरानी तमिल, संगम लिटरेचर वाली, संगम लिटरेचर वाली, जितने ज्ञान ग्रंथ इन 4 भाषाओं में हैं, आप सारी दुनिया के ज्ञान ग्रंथ इकट्ठे करके एक तरफ रख लीजिए, हमारे ज्ञान ग्रंथ उनसे कई गुना ज़्यादा हैं, कई गुना। लाइब्रेरियाँ 9 मंजिल की लाइब्रेरियाँ जलाई गई, टैक्सिला की जलाई गई, नालंदा की जलाई गई, वल्लभी की जलाई गई, विक्रमशिला की जलाई गई। जो उन दिनों में पांडुलिपियाँ होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते, जला दिए, 9 जला दिए गए। पर आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ इस देश में हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न काल में इतने लोग थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, लिखना पढ़ना आता था, और 1 करोड़ से ज़्यादा पांडु, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा हैं, अभी मिली नहीं, क्योंकि जब मैं मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में था सर, हम लोगों ने तब शुरू किया कैटलॉगिंग और इकट्ठा करना, और हमने गांव में जब भेजते थे तो गांव वाले से कोई बताता था कि वो पंडित जी के पास पांडुलिपि है, पांडुलिपियाँ हैं, पर पंडित जी कहते थे नहीं जी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, जिनको अंग्रेज़ों ने बहुत बदनाम किया, अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को भारत का ज्यू बना दिया, ज्यू, यहूदी। जैसे यूरोप में जो भी गलत चीज़ होती थी वो कहते थे जो यहूदियों के कारण होती है, इसी तरह अंग्रेज़ों ने यहाँ ये कर दिया, इस देश में जो भी गलत होता है वो ब्राह्मणों के कारण होता है। इसी पर ब्राह्मण ना होते, अगर ब्राह्मणों का धर्म ना होता, अब मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो गुरु गोविंद सिंह का चेला हूँ, मेरा तो धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना, और मैं वही करता हूँ, उनके बारे में ही बोलता हूँ कि अगर वो ना होते तो आपके पास इस वक्त एक भी ग्रंथ ना होता। गुर्बत में, दरिद्र में, इस्लामिक पीरियड में
संस्कृत का बैन कर दिया गया, इंस्टीट्यूशन बैन कर दी गई, कोई संस्कृत बोल नहीं सकता था, पढ़ा नहीं सकता था। एक एक ब्राह्मण परिवार ने एक एक ग्रंथ को यहाँ दिमाग में संभाल के रखा और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया, जनरेशन टू जनरेशन, जिसके कारण आज भी आपको अपनी ज्ञान परंपरा के ग्रंथ मिलते हैं। ये बात नहीं है सिर्फ के ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं। तो चलिए, तो पहले ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि हमारा ज्ञान बड़ा विशाल विस्तृत ज्ञान परंपरा है। और एक एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर मैं उसी पे आता हूँ कि तुलना क्यों कर रहे हैं उसी पे। दूसरी बात कि वो ज्ञान जो है हमें ये सिखाया जाता है कि ये तो पुरानी हो गई बातें, खत्म हो गई, पुराने ज़माने की बातें हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, अब तो नया ज्ञान आ गया है, कंप्यूटर आ गया है ना, ये चीज़ें आ गई हैं, वो पुरानी हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1891 में 1891 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे 123 ग्रंथों की लिस्ट बनाई जिनका अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया। और मैक्स म्यूलर ने 72 ग्रंथों की लिस्ट बनाई जिसका उन्होंने अनुवाद शुरू किया। हार्वर्ड में 91 ग्रंथ छप चुके हैं और मैक्स म्यूलर के 72 के 72 50 वॉल्यूम में छपे हैं। इसका मतलब 19वीं शताब्दी में यूरोप को भारतीय ज्ञान की जरूरत थी और उन्होंने भारतीय ज्ञान को अपनाया। और इसलिए हम ये न समझें कि ये पुराना हो गया। आप ये देखिए, हम तो मानस गंगोत्री हैं पूरे ज्ञान की, विश्व के ज्ञान। विश्व गुरु का नाम लिया सर ने। विश्व गुरु एक कंपाउंड है, समास है। वैसे इसके दो अर्थ बनते हैं, विश्व जिसका गुरु है और जो विश्व का गुरु है। हम पहले विश्व के गुरु थे, आज विश्व हमारा गुरु है ना, क्योंकि हम अपना ज्ञान तो भूल गए, तो रीडिस्कवर नहीं करेंगे साइकिल में, तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये 19वीं शताब्दी में उनको हमारे ज्ञान की ज़रूरत पड़ी। और मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कन्विक्शन हो जाए कि जो हमारा ज्ञान है प्राचीन कहते हैं। ठीक है, प्राचीन इसलिए है उससे पहले कोई था ही नहीं किसी के पास। जब हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बढ़िया व्याकरण लिखी गई आज से 2800 साल पहले, उस वक़्त यूरोप के लोग पेड़ों पे रहते थे, है ना। तो प्राचीन तो ज्ञान है, पर प्राचीन है इस कारण अब सार्थक नहीं है, ये गलत है। उसका क्या प्रूफ है कि यूरोप ने 19वीं शताब्दी में हमारे ज्ञान ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। एक हो गई बात। दूसरा सुनिए, जब दारा शिको बहुत एक हमारे लिए एक श्रद्धा वाला वो व्यक्ति है, दारा शिको ने 66 उपनिषदों को पर्शियन में किया अनुवाद। और वो अनुवाद एक फ्रेंच मैन ले गया फ्रांस, एक कॉपी उसकी बना के। 1761 में उन उपनिषदों का लैटिन में अनुवाद किया गया यूरोप में, और लैटिन से सारे यूरोप की भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो 19वीं शताब्दी में 1806 1807 तक उसका असर क्या हुआ उन उपनिषदों का, सारी भाषाओं में यूरोप में आ गया। ऐसा ये हुआ कि 1807 तक यूरोप की हर विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी, संस्कृत चेयर बनी। 1807 तक कोपेनहेगन से शुरू हुआ 1795 में, और 1807 तक यूरोप की सब यूनिवर्सिटियों में संस्कृत के। और पूरी 19वीं शताब्दी यूरोप के जो बेस्ट माइंड्स थे बच्चे, यंग, वो यहाँ संस्कृत पढ़ते थे या संस्कृत थॉट जैसे फिलॉसफी पढ़ते थे, जैसे हमारे बच्चे आजकल कॉमर्स और कंप्यूटर पढ़ते हैं, है ना। और ये भी एक ट्रेजेडी है कि हमारे यूनिवर्सिटियों में
सबसे जो प्रबुद्ध विद्यार्थी होते हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, वो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं, और जिनके नंबर बहुत कम होते हैं, नहीं होते, वो या फिलॉसफी में जाते हैं या संस्कृत में जाते हैं। फिलॉसफी में नाउ जिस मुल्क का अच्छा दिमाग दर्शन में नहीं जाएगा और वो जाएगा मशीनों में, तो वो समाज आगे किधर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, किस तरफ जाएगा? क्योंकि मशीन, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, इसका मतलब है पैसा, पावर, पावर, पावर से पैसा, पैसा, पैसा बनाना, पैसा, अब पैसा, जीडीपी बढ़ाना, जीडीपी आजकल मेजर है। अब जीडीपी जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि अब इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई, साथ में पढ़ते हैं कि 12 साल की बच्ची का रेप हो गया, वो भी पढ़ते हैं। तो जीडीपी का बढ़ना मेजर बन जाता है अगर हमारा समाज उस तरह ये जो तकनीक और अर्थ उसकी तरफ जाता है। जब आप अपने ज्ञान से, जैसे सर ने कहा, आध्यात्मिक उन मूल्यों से कट जाते हैं, तो उससे फिर ये 19वीं शताब्दी में 3 बहुत बड़े विद्वान हुए यूरोप के विद्वान। अब देखिए, मैं ये एक प्रकार की तुलना तो शुरू हो गई, एंग्लो अमेरिकन इनमें कोई नहीं है। 3 यूरोप के विद्वान जिन्होंने आधुनिक यूरोपियन थॉट के फादर हैं, जो विचारधारा आज यूरोप में चलती है, जो बौद्धिक चिंतन यूरोप में अब है, उसके जो परोधा हैं, वो 3 यूरोप के विद्वान हैं। एक है फर्डिनेंड डी सोस्योर, जो लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा। फर्डिनेंड डी सोस्योर जनीवा यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे, और वो संस्कृत भाषा ही पढ़ाते थे, और छोटी उम्र में पूरे हो गए। बड़े मानसिक, जो संस्कृत पढ़ता है या संस्कृत के ग्रंथ पढ़ता है, उसकी मानसिकता और उसके मूल्य बदल जाते हैं। हमारे ग्रंथ हैं, एक मैं तो जेएनयू में पढ़ाता रहा, एमए इंग्लिश में अपने ग्रंथ पढ़ाता रहा। जो बच्चे एक अपना ग्रंथ पढ़ लेते थे, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता था, और दूसरा उनकी पूरी जो सोच है, चिंतन, वो बदल जाती थी। मतलब जिसके अंदर वो टॉगलिंग हो जाती, टॉगल, माइंड भी टॉगल्ड, बदल ही जाता था। तो ये जो सोस्योर से, ये जब इनकी शरीर पूरा हुआ तो ऋग्वेद के ऊपर काम कर रहे थे उस वक्त, पर विद्वान। उन्होंने सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए 1891 में, और वो लेक्चर दिए ऑन लैंग्वेज, भाषा, और उनका सारा जो लेक्चर थे, वो पाणिनि और भर्तृहरि और पतंजलि, जो संस्कृत के हमारे भाषा के बड़े बड़े नाम हैं, उनके विचारों के ऊपर उन्होंने वो भाषण दिया। और उसमें उन्होंने संरचनावाद, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का सिद्धांत एस्टैब्लिश किया। अब वो स्ट्रक्चरलिज्म का सिद्धांत जो है, वो आपका जो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन, वो बिल्कुल संरचनावाद का सिद्धांत का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण में से संरचनावाद के सिद्धांत को निकाला, वो कर दिया। और दूसरे विद्वान थे, अच्छा, उनकी पीएचडी, सोस्योर साहब की पीएचडी किस पे थी? संबंध कारक पे, षष्ठी शेषे, द 6th केस रिलेशन, संबंध कारक, पोजेसिव केस, उसके ऊपर उनकी पीएचडी थी। और ही इज कॉल्ड फादर ऑफ यूरोपियन थॉट, फर्डिनेंड डी सोस्योर। दूसरे रोमान याकब्सन, रशियन थे, फॉर्मलिस्ट फिलोसोफर माने जाते हैं। उनकी पीएचडी वैदिक माइथोलॉजी पे थी, वैदिक माइथोलॉजी। और तीसरे थिंकर जो परोधा है यूरोपियन थॉट के, वो हैं ट्रूबिट्स्कॉय, पराहा यूनिवर्सिटी के ट्रूबिट्स्कॉय। उनकी पीएचडी ऋग्वेद पर थी। अब आप समझ रहे हैं
कि ये तीन विद्वान जो थे पूरी स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सारा यूरोपियन थॉट इज इंस्पायर्ड। मैं डिटेल में जाऊंगा कि फ्रॉम द सर्टेनिटी टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो वहाँ आया, चाहे हाइजेनबर्ग का फिलॉसफी में आया, और फिज़िक्स का जब उन्होंने एटम तोड़ा तो उन्होंने जब ये साइक्लोट्रॉन में एक तरफ से देखा तो वो जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है उनका जो नृत्य है, डांस जो है वो, विच अंडरलाइज ऑल द यूनिवर्स, जो इधर से देखा तो इस तरह दिखा, जब दूसरी तरफ से देखा तो वो दूसरी तरह दिखा। इसलिए ये जो रिलेटिविटी है ज्ञान, जानने की, नोइंग, नॉलेज, नोएबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कि हम जान भी सकते हैं कि नहीं, ये प्योरली भारतीय पुराना भारतीय सिद्धांत है जिसको फिर मॉडर्न फिजिक्स ने और स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू डिस्कवर किया। ये तो हो गई। अब हमें कि तुलना हमें फिर क्यों करते हैं, इतना ज्ञान, इतनी ज्ञान की धरोहर पर जब उन्होंने शिक्षा नीति बनाई 35 में, तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं जो दिखने में तो भारतीय हो, हमारे जैसे, हम सब जैसे हैं, दिखने में भारतीय हैं, पर 4 चीज़ों में, ओपिनियंस, वैल्यूज़, मॉरल्स और इंटेलेक्ट, इसमें वो हमारी तरह हो। उनके जो माइंड्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, ओपिनियंस यू नो, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, किस चीज़ के बारे में, यू नो। ये आज जैसे आप देखते हो कि खाने पीने में भी लोग आजकल मतलब कहते हैं कि ये क्या प्रसाद वरसाद जाके ले लेते हो, ऐसे जाके हैं, ऐसे ही, इसका पता नहीं घी कैसा है, पता नहीं ये कैसा है, ये एक ओपिनियन है ना। वो ये आगे आंख बंद करके लोग लेते थे, आंख बंद लेते थे ना। तो ओपिनियंस में कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वैल्यूज़ में, अब वैल्यूज़ उनकी, तो हमारी वैल्यूज़ जो थी वो नॉन मटीरियलिस्ट थी। जैसे मैं एक रूरल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पढ़ाने वाली जो टीचर थी वो JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी। लड़कियाँ गांव की आती थी वहाँ पढ़ने, और वो हमारी जो टीचर थी उनको वही पढ़ाती थी, संघर्ष, मेहनत, संघर्ष करो और आगे जाओ। और ये जो मेंटालिटी है कि तेरे 95 क्यों आए और उसके 96 कैसे आ गए, ये जो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि इतना क्यों, कितना क्यों, तुम ये करो, उनके अंदर एक अभिलाषा, जिज्ञासा नहीं, अभिलाषा कि मुझे ये करना है, ये करना है। और बच्चियां घर जाती थी और घर कहती थी, माँ इसके बाद ना मैं यहाँ से करने के बाद फिर मैं ये करूँगी, उसके बाद ये करूँगी। और फिर आजकल हमारी यूनिवर्सिटियाँ तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हैं, पैकेज फिलॉसफी है, यहाँ 15 लाख का पैकेज मिलता है। ये क्या शिक्षा का ध्येय ये होता है कि 15 लाख का पैकेज के 20 लाख का पैकेज? तो वो गाँव वाली जाके कहती थी, तो माँ कहती थी, ठीक है पुत्र कर लई, हूं तो आराम ना बह जा, ऐस वेले तो आराम ना बह जा, इतनी जो ये कर रहा है, ये करना है, अब तो आराम से बैठ। मतलब जो हमारी जीवन मूल्य कंटेंटमेंट का, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, वो जो कंटेंटमेंट थी हमारी फिलॉसफी में, वो तो रिप्लेस कर दी उन्होंने। कंटेंटमेंट तो है ही नहीं, अब तो अभी और। तो ये उन्होंने जो बनाया ओपिनियन, वैल्यूज़, मॉरल्स में आज देख रहे हो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिव इन रिलेशनशिप भी ठीक है, उनके बच्चों को भी जायदाद मिल जाएगी। मतलब जो हमारी समाज की धुरी, हमारा जो परिवार, और जहाँ शादी के वक्त ऋग्वेद के एक मंत्र में हस्बैंड जब लड़की का हाथ पकड़ता है तो कहता है, आई होल्ड योर हैंड टुडे सो दैट वी ग्रो ओल्ड टुगेदर, ताकि हम इकट्ठे बूढ़े हों। ये मंत्र है शादी का। अब उस समाज के परिवार की इंस्टीट्यूशन को
अंडरमाइन करना, तोड़ना भिन्न भिन्न तरीकों से। हाँ, ये कौन कर रहा है? ये हमारे जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो भी तो इसी शिक्षा के ये शिक्षा जो है ये एंग्लो वेस्टर्न नॉलेज की शिक्षा है, वेस्टर्न नॉलेज की। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने 1835 में हम बनाएंगे इंटरप्रेटर्स, उन्होंने कहा इंटरप्रेटर के 2 हिंदी हमारे अनुवाद कर सकते हैं, इंटरप्रेटर। उन्होंने कहा 1835 में हम ऐसे लोग पैदा करेंगे इस तरह जो 4 इंटेलेक्ट, तो आप समझते हैं इंटेलेक्ट में बड़ा मोटा फर्क है। वो लोग रीजन को प्रिडोमिनेंट मानते हैं, तर्क, और हम लोग तार्किक बुद्धि को बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं मानते। कहते बड़ा तार्किक है, बड़ा बहसी है, कहते हैं ना हम लोग कि बड़ा बहसी है, बड़ा तार्किक है। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े की बात जो है वो प्रमाण है, बड़ा बूढ़ा जो कहता है वो प्रमाण है, हैं कि भाई बाबे ने क्या है, ये आप पता भी इतना ही करना है, बाबे ने ये क्या, शब्द प्रमाण है हमारे लिए, उनके यहाँ नहीं है। तो इंटेलेक्ट में भी भेद, वो दे विल डिनाई योर एपिस्टेमोलॉजी, और आपको एपिस्टेमोलॉजी उनकी लेनी है, रीजन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इस तरह करके। देन अगर ये जो करेंगे तो हम इंटरप्रेटर पैदा करेंगे, जो हम रूलर हैं और जनता है जो अंग्रेजी नहीं जानती, वो हमारे विचारों को जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये कौन है इंटरप्रेटर? हमारे 2 शब्द हैं, एक शब्द है दलाल, है ना, और दूसरा है बिचौलिया, है ना। तो हम इस शिक्षा से दलाल और बिचौलिए हमें क्या कहा जाता है, गांव वाले गंवार होते हैं, है ना, बैकवर्ड होते हैं, है ना, बैकवर्ड होते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं अंत तक। और यहाँ पे पढ़ लिख के 2.5 कमरे के 3 कमरे के फ्लैट में माँ बाप के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एक कमरे में तो कुत्ता है ना, एक कमरे में कुत्ता रखा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस हुआ है, ये इसी कारण हुआ है ना। अब इसको लोग डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जो है वो डार्विनिज्म, एवोल्यूशन, प्रोग्रेस में बड़ा बिलीव करता है, प्रोग्रेस में बिलीव करता है। क्योंकि उनके बाइबल में लिखा हुआ है कि भगवान कहता है कि आदमी को, कि तेरे को मैंने अपने रूप में बनाया है। मतलब बाकी जो जीव जंतु हैं, ये तो कुत्ते बिल्लियाँ, ये तो सब ऐसे ही हैं, जिस मर्जी वो जहर वाले छू करके मार डालो इनको, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानवर है, पर मेरे ख्याल में इंसान से ज़्यादा बड़ा जानवर कोई नहीं है। अगर इस धरती का नुकसान सबसे ज़्यादा किया है किसी ने, तो पढ़े लिखे लोगों ने किया है। पढ़े लिखे लोगों ने, जो पढ़ लिखते, जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, वो अपने पेड़ नहीं काटते, वो अपनी धरती को हार्म नहीं करते, वो उसमें जहर नहीं डालते, पढ़े लिखे लोग डालते हैं। तो ये इस कारण, क्योंकि उन्होंने हमको एक शिक्षा दी, उन्होंने हमें एक प्रकार का ज्ञान दिया, इसलिए हम तुलना करते हैं, तुलना करना चाहते हैं। मैं तो इतना टाइम तो इसी में लगा दिया, 1:15 तो इसी में बज गया, और ये अभी 6 पॉइंट हैं पहले पे, अभी अंत नहीं हुआ, इसलिए मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में वैसे ही समिंग कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं आपको पहले मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या क्या चर्चा के विषय हैं। पहला तो कि हम तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक दूसरी संस्कृति की ज्ञान परंपरा को हमारे ऊपर लगाया गया, जिसका जो नतीजा है वो हम देख रहे हैं। जो नतीजा जो है, पूरे मूल्य बदले हुए हैं, मूल्य भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। जिमें साढ़े मतलब सॉरी मैं बीच में पंजाबी बोलने लग जाता हूँ सर, क्योंकि मैं अम्बरसर था। तो मेरे स्टूडेंट्स भी कहते थे कि JNU में सारे कोर्स ऑप्शनल हैं, पर कपिल कपूर जी के कंपलसरी हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आए ना आए पंजाबी ज़रूर आ जाएगी पंजाबी ज़रूर आ जाएगी सुनते सुनते, है ना।
तो देखो संयम हमारे आप साउथ चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ, ईस्ट वेस्ट चले जाओ, घरों में माँ जो होती थी वो बच्चों को संयम सिखा। संयम, संयम वाणी का, है ना, संयम जबान का, खाने का, संयम पहनने का, संयम चलने फिरने का। वो कहते हैं ना मेरी, अच्छा देखो एलवी बटन खोला है, मेरी आदत है, माई मदर यूज टू कॉल मी बैक एंड से कि दर्जी ने बटन क्यों लगाया है, इन्हू बंद करके जा जी। और जब मैं जेएनयू में पढ़ाता था तो कमरे से निकलता हुआ रास्ते में ये बटन बंद करके क्लास में जाता था। ये है संयम, रिस्ट्रेंट और खड़े होने का भी ढंग। आजकल आप देखेंगे लोग, जो यंग लोग, जो कई लोग ऐसे ऐसे करके चलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके। हमें सिखाया जाता था संयम के साथ। संयम क्या था, जैसे मेरी मदर कहती थी कि काका जे 3 रोटी की भूख है ना तो 2 रोटी खाओ, तो 2 खाओ। ये संयम था, खाने में भी, पहनने में भी, बोलने में भी, सोचने में भी, हर चीज़ में। ये हमारा जीवन मूल्य है। आजकल इस पश्चिमी ज्ञान ने क्या सिखाया है, इंडल्जेंस, संयम नहीं। आप घर से ब्रेकफास्ट करके निकलो, फिर गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के बर्गर खाओ, हैं, फिर वहाँ जाके जेब में पैसे हैं तो कॉफ़ी पियो, है ना, लगे रहो। मतलब कोई असूल नहीं, कोई असूल नहीं है। तो संयम की जगह इंडल्जेंस, आप मानने के नहीं आप, मैं तो एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूँ जी। एक बार मैं जब डीन था तो मैं अपने ऑफिस से निकला तो एक लड़का सारे बटन खुले ऐसे हाथ कर रख के ऐसे खड़ा, कोट उसका ऐसे फैला हुआ और ऐसे करके। तो मैंने जाके उसके पहले बाजू नीचे किया, फिर उसका कोट इकट्ठा किया, फिर बटन लगाए। मैंने कहा देख, यहाँ लड़कियाँ भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, क्लासें भी लग रही हैं, टीचर भी जा रहे हैं। ये बाग नहीं है जहाँ तू खड़ा है, ये गार्डन नहीं है, ना ये तेरे घर का पिछवाड़ा है कि तू वहाँ खड़ा हो गए जैसे मर्जी खड़ा हो जाए, तुम्हें सीधे रह के खड़ा। तो वो कहने लग गए कि हमारा डीन तो हेडमास्टर है हेडमास्टर बना दिया। पर ये बात ठीक है कि आप बाहर हो तो संयम से रहना, इंडल्जेंस से। दूसरी वैल्यू जो आप बैठे हैं, आप अप्रिशिएट करेंगे, ये सारी बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं, पर कई बार पहचानते नहीं कि भाई ये क्या है। दूसरा है नियम। नियम जो है कि हर चीज़ को करने का एक से ज़्यादा तरीका होता है, पर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैं जो देता हूँ, प्यास लगी है, बैठा हूँ, वो खड़ा है, वैसे हो रहा है, अभी ज़रा पानी दे, अरे पानी दे पानी दे। और दूसरा है भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा, है ना, भेद है ना इसमें, एक नियम है ना इसमें कि ऐसे नहीं ऐसे, हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में नियम होता है। उसकी जगह आजकल क्या है, अगर आजकल कोई मदर अपने बेटी को या बेटे को कहे कि भाई तू ये कोट पहन के जा, ये या पूरी पैंट पहन के जा, ये स्कर्ट या इस तरह ना पहन, हाँ, तो वो क्या कहेगा बच्चा आगे से, आई एम 21, आई एम एन अडल्ट, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू, है ना, फ्रीडम। नियम की जगह फ्रीडम। फ्रीडम इज अ गुड वर्ड, बट फ्रीडम हेयर मीन्स लाइसेंस। लाइसेंस, जो मर्जी करो, आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हम लोग, हमारे मास्टर अगर हमें स्कूल में चपेड़ मारते थे तो अपने दोस्तों को हाथ जोड़ते थे कि मेरे पिताजी को ना बता देना कि मास्टर जी ने चपेड़ मारी, क्योंकि पिता विदाउट आस्किंग की होया एक चपेड़ वो मारेगा कि तूने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, गलत किया होगा। आजकल माँ बाप ही लड़ने आ जाते हैं टीचर के साथ। ये भी वेस्टर्न वैल्यू है, माँ बाप आ जाते हैं टीचर से लड़ने, आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे लगाया। तो नियम, ये दूसरा मूल्य, जीवन मूल्य है, जिसकी जगह, नियम की जगह आ गया लाइसेंस। और तीसरा श्रद्धा। श्रद्धा, रेवरेंस। रेवरेंस
फॉर पीपल, रेवरेंस फॉर रिलेशनशिप्स, रेवरेंस फॉर ऑब्जेक्ट्स। आपको याद होगा कुछ साल 20-30 साल पहले तक जब ये मिक्सियाँ नई नई आई थी तो लोग मिक्सी खरीदते थे और कई बार तो ड्राइंग रूम में ही रख देते थे, क्योंकि वो बहन जी कहती थी इन्ने नौकर हैगे ने पीसन वास्ते, मिक्सी क्यों यूज़ करिए, ख़राब हो जाएगी, है ना। पर जब खराब होती थी तो उसको रिपेयर करते थे, है ना, हम लोग रिपेयर करते थे। स्कूटर ख़राब हो गया, रिपेयर करना, वी वर ए, ध्यान से सुनिएगा, वी आर ए रिपेयरिंग कल्चर। रिश्ते खराब हो जाए उसको भी रिपेयर करते थे। बड़ा अगर छोटा भाई नाराज हो जाए तो बड़ा भाई जाके उसको पूछता था कभी क्या गलती हो गई मेरे से, हैं क्यों नाराज है। और आजकल वो कहे नाराज है तो रहने दे, वो अपना खाता है मैं अपना खाता हूँ। वी वर ए रिपेयरिंग कल्चर। हम लोग अपनी चीज़ों को श्रद्धा, रेवरेंस जो होती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े लोग अमीर हो गए, लंबरेटे स्कूटर से शुरू हुए, मर्सिडीज तक गाड़ी आ गई, पर वो लंबरेटे को ईंटों के ऊपर खड़ा किया हुआ है कि जी इसने मेरी बड़ी किस्मत बदली, है ना। श्रद्धा इवन फॉर ऑब्जेक्ट्स, फॉर रिलेशनशिप्स। एंड नेचुरली हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के बड़े होते हैं। वयोवृद्ध, उम्र में बड़े, ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में ज़्यादा हैं, और धर्म वृद्ध होते हैं, है ना, धर्म में ज़्यादा हैं। उनके लिए सम्मान, उनके लिए सम्मान, ये हमारा श्रद्धा का। आजकल क्या है, श्रद्धा की जगह हमें क्या, ये जो इंटरप्रेटर बनाए हैं उन्होंने, हम लोग, उनमें क्या है, आजकल लोग मिक्सी लेके जाएंगे, कहेंगे कितने लगेंगे इसके रिपेयर में, कह जी इसके 400 लगेंगे। नहीं, कितने की आती है, 600 की, फेंक इसको, वो दे दे। एम आई राइट? डिस्पोज ऑफ, इंस्टेड ऑफ रिपेयर डिस्पोज ऑफ। रिश्ते भी, बीवी बूढ़ी हो गई है, बेकार है ना, क्या लेना उसे, कर तो कुछ सकती नहीं, बेचारी बीमार रहती है, ठीक है। हस्बैंड है, हस्बैंड ज़्यादा बूढ़े होते हैं। आप कभी अस्पताल जाओ, अपोलो वगैरह, प्लीज़, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। आपको 10 औरतें मिलेंगी जो अपने बीमार हस्बैंड को उसमें डाल के पुल कर रही हैं। रेयरली आपको कोई हस्बैंड मिलेगा जो अपनी वाइफ को पुल कर रहा है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें पूरा जीवन दूसरों की केयर करती हैं, बना के खिलाती हैं, बना के खिलाती हैं। इसलिए उनको मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना। और आदमी लोग तो, वाइफ भी नौकरी करती है, वो भी करता है, वो भी थकी आती है, आते हुए सब्जी खरीद के आती है कि घर में जाके खाना पकाऊंगी। इन लॉज है तो उनको खिलाती। हस्बैंड आएगा, आज बड़ा थक गया, जरा चाय बना दे, है ना, चाय बना दे। जैसे कि वो उसे, अगर कोई हाउसवाइफ भी है, उसके काम को भी तू कीता की है, 2 वक्त रोटी बनाई ना। अरे एक बार आप सब्जी बना के देखो, है ना, बर्तन साफ करना पड़ेगा, सब्जी धोनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, चाकू ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ। जब तक बनेगी तो आपको समझ आएगी। तो ये जो वैल्यू सिस्टम आ गया है हमारे यहाँ, देखिए अभी भी आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारा जो हिंदू जॉइंट फैमिली एक्ट है, जॉइंट फैमिली, उसमें एक कॉन्सेप्ट होती है कर्ता, जिसका फाइनल डिसीजन होता है। आप जानते हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली में कर्ता कौन है? आप नहीं जानते। द एल्डेस्ट वुमन, इवन इफ शी इज ए विडो, एल्डेस्ट वुमन ऑफ द फैमिली, इवन इफ शी इज ए विडो। आप कहीं हरियाणा जाओ तो ताई कहते हैं उसे। ताई को पूछे बगैर ना रिश्ता होता है, ना मकान बनता, कुछ नहीं होता। और ताई को कई बार पूछो, ताई तेरा नंबर नहीं लगा, मतलब 97 साल की हो गई, नंबर नहीं लगा, बोली मेरी फाइल खो गई। बट दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ विमेन इन आवर फैमिली।
ये आपको लीगल बता रहा हूं मैं। कर्ता ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली इज द एल्डेस्ट वुमन, इट डजंट मैटर वेदर शी इज अ विडो और मैरिड और ऑल दैट। तो ये जो बदलाव, वैल्यूज का भी बदलाव आया, ये एक चीज। तो पहली चीज तो कि तुलना क्यों कर रहे हैं, कई वजह हैं। दूसरा मेरा जो पॉइंट था, जो अब मैं नहीं लूँगा, और वो ये पिछली बार भी कहा था मैंने, सुन तो फिर कह देता हूँ, फिर कभी बुला लीजिएगा तो बाकी बातें कर लेंगे। दूसरा पॉइंट जो है कि हमारा ज्ञान विकल्प ज्ञान है, अल्टरनेटिव है टू द वेस्टर्न नॉलेज, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उसमें भी कि भाई कैसे अल्टरनेटिव है। तीसरा पॉइंट जो है कि जो हमारी मूल अवधारणाएं हैं और जो पश्चिम की मूल अवधारणाएं हैं, उनमें बड़ा भेद है। एक एग्जाम्पल दे दूं अगर आप अलाउ करें तो। एक एग्जाम्पल, जैसे जो दो ज्ञान की परंपराएं हैं पूरी दुनिया में, दो, एक अब्राहमिक मिडिल ईस्ट की और एक वैदिक। वैदिक में से 4 पंथ निकले, सनातन, बौद्ध, जैन और सिख, ये 4 सनातन से निकले। और मिडल ईस्ट से, मतलब अब्राहमिक से 3 निकले, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। अब इन दोनों में बहुत भेद है, मतलब अब्राहमिक और वैदिक में। पर सबसे बड़ा भेद क्या है? सबसे बड़ा भेद ये है कि अब्राहमिक जो सिस्टम है वो थियोसेंट्रिक है, गॉड सेंटर्ड। उन सब में एक गॉड है, वन गॉड विद ए कैपिटल जी, और वो फॉर्मलेस, निराकार, एक निराकार ईश्वर नहीं, ईश्वर इज ए डिफरेंट, गॉड का ट्रांसलेशन ईश्वर नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत शब्द हैं, अंग्रेजी में लिखना हो तो बड़ा आसान है, गॉड लिखा और आगे चल दिए। अगर आप अपनी भाषा में लिखने लगोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, परमात्मा, गुरु, ईश्वर, हाँ, भगवान, ब्रह्म, क्या लिखें, क्योंकि और वो सिनोनिम नहीं है, अलग अलग है। पर देखिए उनका गॉड, वन गॉड, फॉर्मलेस, निराकार, पर ध्यान दीजिए निर्गुण नहीं है। अब्राहमिक गॉड निराकार है पर निर्गुण नहीं है। दिस इज द फॉल्ट लाइन, लॉजिकल फॉल्ट लाइन। इसीलिए वो तीनों धर्म जो एक गॉड में विश्वास रखते हैं, ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम, वो तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। कहते हैं एक गॉड पर मेरा, तेरा नहीं। क्योंकि गॉड, एक बड़ा थिंकर है यूरोप का, स्पिनोजा, वो कहता है द हेब्राइक गॉड इज एन एंग्री गॉड, एंग्री गॉड। समझे ना? तो एंगर जो है वो तो कोई ह्यूमन प्रॉपर्टी है, वो कोई गॉडली प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो निराकार है पर ये उनका पूरा चिंतन, पूरी ज्ञान परंपरा मिडल एजेस तक टिल रनेसां, पश्चिम की सारी सोच विचार है वो नेचर ऑफ गॉड, नेचर ऑफ मैन, man's relationship to God, and how God punishes man, and how man can escape the punishment by confession, by prayer, for grace के लिए। आप समझ रहे हैं? उनका पूरा चिंतन, बहुत ग्रेट थिंकर है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि थिंकर है मार्कस ऑरेलियस, सेंट ऑगस्टाइन, बहुत बड़े बड़े हुए, पर पूरा जो उनका ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है, ध्येय, वो है भगवान की प्रकृति, इंसान की प्रकृति, भगवान इंसान का रिश्ता, इंसान क्या क्या गलत काम कर सकता है और उसकी भगवान क्या क्या पनिशमेंट देता है, वो सारा, और उससे बचने का क्या तरीका है, माफी कैसे मांगोगे, किस प्रकार मांगोगे। निराकार पर निर्गुण नहीं है, ये तो फॉल्ट लाइन है। हाउ कैन समथिंग बी निराकार एंड नॉट निर्गुण। हमारे यहाँ पहली बात, हम लोग, हमारा ज्ञान गॉड सेंटर्ड नहीं है। इनफैक्ट हिंदू धर्म में, बाय हिंदू आई मीन इवन बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, एक गॉड विद ए कैपिटल जी नहीं है। हमारे यहाँ गॉड विद ए कैपिटल जी नहीं है। वाहेगुरु इज नॉट GOD गॉड, ब्रह्मन इज नॉट गॉड। आपके 6 आस्तिक दर्शन हैं
मीमांसा, सांख्य, न्याय और वो जो योग और वेदांत, इनमें तीन में मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक गॉड की कैटेगरी नहीं है, तत्व ही नहीं है। हमारे यहाँ गॉड नहीं है। जिनको हम भगवान कहते हैं, जैसे राम है, अवतार है, कृष्ण है। राम ने सरयू नदी में आत्महत्या की बाद में, और भगवान कृष्ण को जानवर की तरह मारा गया, हिरन समझ के, शिकारी ने मारा। ये कहा है क्या भगवान? उनका जीवन तो हमसे भी ज्यादा दुखी रहा। 12-12 साल जंगलों में भटकते रहे, है ना। पैदा कहीं जेल में हुए, पाला किसी ने, भाग के कहीं गए और मारे गए जानवर की तरह। तो इसलिए हमारे यहाँ, क्लियर योर माइंड, वी आर नॉट थियोसेंट्रिक पीपल, हम गॉड सेंटर नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो जीव सेंट्रिक है, नॉट इवन मैन सेंट्रिक। एक पॉइंट बता दूं कि रेनेसां में उनका फिर वेस्ट का शिफ्ट हुआ फ्रॉम गॉड टू मैन, तो जिसे एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया, मैन सेंटर्ड, सब चीज़ें मैन। डेकार्ट उनका थिंकर है जो कहता है द गोल ऑफ नॉलेज इज टू बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस। आदमी की कंफर्ट के लिए ज्ञान होना चाहिए। आदमी की कंफर्ट इतना ज़्यादा बढ़ाया कि अब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और वो एनजीटी सर की जो एनजीटी वो बनानी पड़ी कि भाई एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। तो उनका जो पूरा ज्ञान शिफ्ट हुआ गॉड से मैन में। पर हमारा, इसलिए वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पर हमारे यहाँ हमारा जो ज्ञान परंपरा है चारों की, जो मैंने नाम ली है, जीव सेंटर्ड है। लाइफ फॉर्म, कोई भी लाइफ फॉर्म है उसको राइट टू एग्जिस्ट है, उसको राइट टू एग्जिस्ट है। इसलिए अभी भी इस बुरे जमाने में भी आपको लोग मिलेंगे जो मच्छर, मक्खी, कॉकरोच नहीं मारते, चूहा नहीं मारते। आपको हरियाणा चले जाइए, सांप होगा, नहीं मारते नहीं है जीव को। हमारे धर्मों में धर्म ही कहना चाहिए, हत्या बहुत ही मुश्किल काम है, जीव की हत्या। हाँ, जब धर्म की रक्षा करनी पड़ती है तब हमारे जैसा फिर लड़ाकू भी कोई नहीं है, पर अदरवाइज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति रहती है। जीव हत्या नहीं करते, मच्छर तक नहीं लोग मारते। आप जैनियों को देखिए, पैदल चलते हैं, नंगे पैर पैदल, कपड़ा मुंह पे बांध के, कि कोई किसी जीव की हत्या ना हो जाए। तो हमारा पूरा ज्ञान, इसलिए वो हमें ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं। हम लोग तो जीव के राइट्स की बात करते हैं, जीव के। जैनियों का एक ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ है कि नदी को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ना बहने देना, मतलब नदी के प्रवाह को रोकना, या किसी पेड़ को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ने ना देना, हिंसा है, इट इज वायलेंस। अगर आप नदी के प्रवाह को रोको या पेड़, और आजकल तो हम बोनसाई बनाते हैं, बोनसाई, इतना बड़ा का पेड़, उसे इतना सा बना के लोगों को दिखाते हैं, देखो जी, क्योंकि हम लोग खुद बोनसाई हो गए हैं, हमारी सिविलाइजेशन ही बोनसाई है। आजकल के ज़माने में, आजकल कोई वाल्मीकि रामायण नहीं लिख सकता, कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं बना सकता, कोई महाभारत नहीं बना सकता। आजकल तो हाइकू 4 लाइन की होती है ना, 4 लाइन की, बस वही लिखते हैं और बोनसाई बनाते हैं, बड़ों का छोटा, छोटे को बड़ा कोई नहीं बना पाता। तो सर एक गॉड की एग्जांपल दी, बल्कि एग्जांपल है, इसमें छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद अवधारणाओं में बड़ा भेद है, प्रकृति में भेद है और विशेषताओं में बड़ा भेद है। ये 2 बातें मैं बड़ी मोटी बता दूं, हमारे देश में ज्ञान का कॉपीराइट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ज्ञान का कॉपीराइट नहीं होता, और इसलिए नहीं होता कि हम लोग ओरिजिनलिटी में विश्वास नहीं रखते कि कोई थिंकर ओरिजिनल है। जयंत भट्ट एक बहुत ही विद्वान लॉजिशियन है, उसने न्यायिक है, उसने अपनी न्याय मंजरी में लिखा है, देयर इज नो ओरिजिनलिटी, द ओनली ओरिजिनलिटी इज इन रीअरेंजमेंट ऑफ आइडियाज।
आप रीअरेंज करते हो। और इसलिए हमारे जो मतलब जो जो बड़े बड़े थिंकर, भर्तृहरि 5वीं शताब्दी, क्या थिंकर है। वो लिखता शुरू कैसे करता है कि मैं तो अपनी बात कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ जो पतंजलि कह गए पूर्वाचार्य। तो हमारे यहाँ कॉपीराइट नहीं होता, ओरिजिनलिटी नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी पहला थिंकर गलत नहीं होता। कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो गलत, अब ठीक है। वो कहेगा उस वक़्त ज्ञान ये था, अब ये। इस तरह की बहुत चीज़ें हैं छोटी मोटी, फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। थैंक यू।